Hello everyone, welcome to online classes of Surya World School. Myself प्रीति पारिक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। तो इस पे हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफेक्ट इन क्रिस्टल और आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ 2 होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। पहली जो होती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ वो किसी भी सॉलिड के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बारे में बताती है, और जो दूसरी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वो किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेवियर है उसके बारे में बताती है कि उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर के बारे में बताती है। तो अभी हम पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसको हम ठोसों में चालकता भी बोल सकते हैं। तो चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला चालक, दूसरा अचालक या फिर कुचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। जिसमें पहला आता है अपना चालक। इनके चालकता की कोटि या फिर परास नाम भी बोल सकते हैं। इनकी चालकता की कोटि 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यानी कि चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत का चालक आसानी से हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम इजीली पास आउट कर सकते हैं, वो होते हैं चालक। अब चालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विद्युत अपघटनी चालक और दूसरा होता है धात्विक चालक। विद्युत अपघटनी चालक को हम आयनिक चालक भी बोलते हैं। आयनिक चालक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस चालक में ठोस अवस्था में तो उनमें कोई भी विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में सारे आयन हैं वो आपस में अटैच रहते हैं, कोई भी फ्री आयन नहीं रहता। तो ठोस अवस्था में तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन गलित अवस्था में आयन बनने के कारण इनमें विद्युत का चालन होने लगता है, इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। इनकी चालकता की कोटि 10⁴ से 10⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, जिंक सल्फेट। दूसरा आता है धात्विक चालक। धात्विक चालक में धातु पे क्या होते हैं? धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है, इसलिए धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहते हैं। विद्युत अपघटनीय चालक को तो हम आयनिक चालक भी बोलते हैं और धात्विक चालक को इलेक्ट्रॉनीय चालक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और आयनिक चालक में क्या हो रहा था? इसमें गलित अवस्था में आयन प्रेजेंट थे। तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन होता है। इनकी चालकता की कोटि 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। फिर पहला तो हमारा था चालक कंप्लीट होता है। दूसरा आता है हमारा अचालक या कुचालक। वे पदार्थ या फिर वे सॉलिड जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता, विद्युत के रोधी होते हैं, यानी कि उनमें विद्युत हम पास आउट नहीं कर सकते, इसलिए अचालक या कुचालक को हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इनकी चालकता का परास या इनकी चालकता की कोटि 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अतः इनमें विद्युत का चालन संभव नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा रबड़ में विद्युत का चालन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, और लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, इसलिए रबड़ और लकड़ी इन दोनों को विद्युत का अचालक या फिर कुचालक बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, बट जैसे उन्हें थोड़ा सा गर्म किया जाता है, लेकिन उन्हें हल्का सा गर्म करने पर, थोड़ा सा उन्हें गर्म करने पर उनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने लगती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक बोलते हैं। इनकी चालकता की परास 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकता की व्याख्या। इसमें हमारे पास एक तो होता है संयोजी बैंड और दूसरा होता है चालन बैंड। संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। अब चालक, अर्धचालक और कुचालक या फिर अचालक में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चालक पदार्थों में। तो चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल, यानी कि ये जो ऊर्जा, ये जो बीच की जगह है,
तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल इतना कम होता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, फिर इसमें विद्युत का चालन होने लगता है। तो चालक पदार्थों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अतिव्यापन कर लेते हैं और इनमें आसानी से विद्युत का चालन होने लगता है। दूसरा आता है हमारे पास अर्धचालक। अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ये ऊर्जा अंतराल है, जिसे हम वर्जित क्षेत्र भी कहते हैं, वो इतना होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये आपस में अतिव्यापन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें हल्का सा थोड़ा सा गर्म करने पर ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं। इसलिए अर्धचालक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उनमें कोई भी विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा गर्म किया जाता है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ मूव कर जाते हैं, चालन बैंड में मूव कर जाते हैं, और हल्का सा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन के मूव करने से उनमें विद्युत का चालन होने लगता है, यानी कि वो विद्युत चालकता दर्शाने लग जाते हैं। थर्ड हमारे पास आता है अचालक। अचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि ये गर्म करने पर भी अतिव्यापन नहीं कर पाते। अब अतिव्यापन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर चालन बैंड में नहीं जाएंगे, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो विद्युत का चालन भी वो नहीं कर पाएंगे। तो अचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल इतना अधिक होता है कि गर्म करने पर भी ये दोनों बैंड आपस में अतिव्यापन नहीं कर पाते और उनमें विद्युत का चालन नहीं होता। नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन इन्हें थोड़ा सा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण हल्का सा गर्म करने पर इनमें विद्युत का चालन आसानी से होने लगता है, या फिर इनको थोड़ा सा गर्म करने पर इनमें चालकता का गुण आ जाता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध या फिर नैज भी बोल सकते हैं, या फिर आंतरिक अर्धचालक, और दूसरा आता है हमारे पास बाह्य अर्धचालक। तो पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक अर्धचालक के बारे में। सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में sp3 संकरण पाया जाता है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम तो कौन से ग्रुप के सदस्य हैं? ये वर्ग 14 के सदस्य हैं, जिनके बाह्य कोश में या फिर इनकी संयोजकता होती है 4, इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसमें sp3 संकरण देखने को मिलता है। जिसमें sp3 संकरण देखने को मिलता है उसकी ज्यामिति या फिर उसकी संरचना है वो हीरे के जैसी, डायमंड जैसी होती है, चतुष्फलकीय। ये विद्युत के बहुत दुर्बल चालक होते हैं, यानी कि इनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन जैसे ही क्रिस्टल को थोड़ी सी हम एनर्जी देंगे तो क्रिस्टल के बीच में जो एटम होते हैं उनके बीच में जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और क्रिस्टल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे ही हम क्रिस्टल को थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देते हैं तो क्रिस्टल में एटम्स के बीच में जो कोवालेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम विद्युत विभव देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उनके पीछे छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को हम होल या फिर धनात्मक रिक्ति कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किया, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रॉन की जगह पर एक छिद्र बन जाता है जिसे होल या फिर धनात्मक रिक्ति भी कहते हैं। अब इन दोनों के मूवमेंट करने की दिशा है वो अपोजिट होती है, यानी कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट ये होल या फिर ये धनात्मक रिक्ति जो होती है वो मूवमेंट करते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये जो होल होते हैं इन दोनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के संचरण की दिशा के विपरीत धनात्मक छिद्र गमन करने लगते हैं। इस प्रकार का अर्धचालक नैज अर्धचालक कहलाता है। नैज या फिर आंतरिक अर्धचालक में आवेशवाहक धनात्मक छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे उतने ही वहाँ पर छिद्र बनते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और उससे बनने वाले धनात्मक छिद्रों की संख्या समान होती है। लेकिन
इस प्रकार के अर्धचालक अधिक उपयोगी नहीं हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सिलिकॉन के संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर 106 किलो जूल पर मोल होता है, लेकिन जर्मेनियम के संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल 68 किलो जूल पर मोल होता है, जो कमरे के ताप पर बहुत अधिक है। इसलिए ये जो आंतरिक अर्धचालक की चालकता है वो अधिक उपयोगी नहीं होती। दूसरा हमारे पास आता है बाह्य या फिर डोपित अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक या फिर डोपित नाम आया है यहाँ पे, तो डोपित नाम को समझने से पहले हम समझेंगे डोपिंग क्या होती है। डोपिंग का मतलब होता है जब किसी की चालकता बढ़ाने के लिए, किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है और उस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। तो जो हमारे पास पहला अर्धचालक था आंतरिक अर्धचालक, उसकी चालकता है वो कम होती है, इसलिए उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। तो अशुद्धि मिलाने से हमारे पास जो अर्धचालक बनेगा वो ही हमारा कहलाता है बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी या फिर डोपित अर्धचालक। इस डोपित अर्धचालक में हम अशुद्धि है वो दो प्रकार की मिला सकते हैं, मतलब यह अशुद्धि दो प्रकार की हो सकती है। पहली आती है इलेक्ट्रॉन न्यून और दूसरी आती है इलेक्ट्रॉन धनी। तो ये यहाँ पर पूरा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, यानी कि हर एक सिलिकॉन क्रिस्टल के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में बोरोन अथवा गैलियम जैसे 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बनने वाले क्रिस्टल में रिक्ति या छिद्र बन जाते हैं और इस प्रकार बना डोपित अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में से मान लो कि हमने एक सिलिकॉन के क्रिस्टल को यहाँ से हटा दिया, इस एक सिलिकॉन के क्रिस्टल की जगह यहाँ पर हमने किसी भी 13वें वर्ग में आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इन एक सिलिकॉन को हटाकर जब 13वें वर्ग का कोई भी एक तत्व इसमें ऐड किया जाता है तो 13वें वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे थे, 4। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि बोरोन की तो वैलेंसी 3 ही है, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। तो 14वें वर्ग के तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाने से हमारे पास जो डोपित अर्धचालक बनता है उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। तो इस 14वें वर्ग वाले तत्व में हम 15वें वर्ग वाले तत्व की अशुद्धि ऐड करेंगे। तो 15वें वाले तत्वों में हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे आते हैं। तो इसमें 14वें वर्ग में 15वें वर्ग वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो 15वें वाले वर्ग के तत्वों में बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम को हटाकर उसकी जगह आर्सेनिक ले लेता है। अब आर्सेनिक के पास बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि इस अंतराकाश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो इस प्रकार जो बनने वाला हमारा जो अर्धचालक होगा वो हमारा कहलाएगा एन टाइप। एन यानी नेगेटिव, इसमें जो पी था ऊपर वाले में, पी मतलब होता है पॉजिटिव, यहाँ पर एन यानी कि नेगेटिव। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या है। तो पी टाइप अर्धचालक वे होते हैं जिसमें 13वें वर्ग के तत्वों में 14वें वर्ग के तत्वों की 14वें वर्ग वाले तत्वों में जब 13वें वर्ग वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और एन टाइप अर्धचालक जब 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग वाले तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसे एन टाइप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्धचालकों के अनुप्रयोग। अर्धचालक के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो पहला है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के विभिन्न संयोजनों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में किया जाता है, जैसे कि डायोड बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो डायोड क्या होता है, डायोड इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। कि डायोड है वो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है
और दूसरा हम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर आर मेड बाय सैंडविचिंग ए लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब ट्रांजिस्टर अर्धचालक का बना एक सैंडविच होता है जिसमें एक प्रकार के दो अर्धचालकों की परत के मध्य दूसरे प्रकार के अर्धचालक की परत होते हैं, यानी कि बीच में एक प्रकार का अर्धचालक होगा, उसके बाहर दो सेम प्रकार के अर्धचालक होंगे, दो अर्धचालकों के बीच में एक दूसरा प्रकार का अर्धचालक रहेगा, यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NPN या फिर PNP। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिर ठोसों में चुंबकीय गुण। प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड पढ़ रहे थे जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती है। सेकंड आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ठोसों में चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रतिचुंबकीय ठोस या फिर हम इसे बोल सकते हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं और ये जो सॉलिड होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये एक दूसरे के आघूर्ण को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, H2O, C6H6 बेंजीन। तो इसकी याद करने की ट्रिक है कि नमक जो है वो पानी में घुलता है, बेंजीन में नहीं। दूसरा हमारे पास आता है अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटाने से वो उनका चुंबकीय गुण भी है वो नष्ट हो जाता है। यानी चुंबक रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तभी ये चुंबकीय जैसे व्यवहार करेंगे, और जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं ये चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे Cu2+, O2, कॉपर ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, Ti2O3, VO2, फेरिक एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास आता है लो चुंबकीय ठोस। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है और सभी इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ही दिशा में होता है, अतः ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी इनका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता। यानी कि इनमें भी अनुचुंबकीय भांति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और सभी की जो स्पिन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ये तब तो चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये चुंबक की भांति ही व्यवहार करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। फोर्थ हमारे पास आता है प्रतिलो चुंबकीय ठोस। इन ठोसों में डोमेन, तो यहाँ पर एक नाम आया है डोमेन, पहले उसी को ही समझ लेते हैं कि डोमेन होता क्या है। तो डोमेन होता है कि जो सॉलिड होते हैं हमारे पास उसमें छोटे छोटे एरिया डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिनमें सारे मेटल आयन हैं, जिनमें मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं और सारे मेटल आयन हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सारे मेटल आयन हैं वो आपस में मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और वो छोटे छोटे ग्रुप, हर एक जो छोटा छोटा ग्रुप होता है वो एक छोटे चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। तो वही होता है हमारा डोमेन। जो मेटल आयन होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो मेटल आयन है वो आपस में मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और उन्हीं छोटे छोटे ग्रुप को बोलते हैं डोमेन। तो इन ठोसों में डोमेन के इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हुए भी वे एक दूसरे के आघूर्ण को पूरी तरह निरस्त कर देते हैं। इसीलिए आघूर्ण को निरस्त करने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे MnO, Mn2O3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट पांचवा हमारा आता है फेरी चुंबकीय ठोस या फिर लघु लो चुंबकीय ठोस। इन ठोसों में उपस्थित डोमेन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार होता है कि वे एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह निरस्त नहीं कर पाते।
अतः चुंबकीय क्षेत्र में हल्के आकर्षित होते हैं। यानी कि एक का तो स्पिन है वो हाई पावर की होगी और जो दूसरे की स्पिन होगी वो लो पावर की होगी। तीसरे की ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से हाई पावर की होगी, चौथे वाले की लो पावर होगी। इसलिए जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चक्रण है वो इसी प्रकार का होता है कि वे एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर सकते। पूरी तरह निरस्त नहीं करने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में हल्के आकर्षित होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नेटाइट Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, शॉटकी और फ्रेंकल दोष में अंतर। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शॉटकी दोष तो होता है एक प्रकार का रिक्तिका दोष कि धनायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। अब क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए धनायन के साथ साथ ऋणायन भी जालक से बाहर चला जाता है, वो तो होता है रिक्तिका दोष। फ्रेंकल दोष हमारा होता है अंतराकाशी दोष। इसमें धनायन है वो अपनी जगह तो छोड़ेगा बट क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्रिस्टल जालक के अंदर जो अंतराकाश स्थान होता है वहीं पर ही रहेगा, उसे बोलेंगे फ्रेंकल दोष। अब शॉटकी दोष में तो धनायन और ऋणायन है वो क्रिस्टल जालक से बाहर जा रहे थे, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। और फ्रेंकल दोष में धनायन है वो क्रिस्टल के अंदर ही रह रहा था, इसलिए इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। तीसरा आता है यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है, क्योंकि इनमें धनायन भी जाता है और फिर उसके पीछे पीछे ऋणायन जाता है। फ्रेंकल दोष है यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, क्योंकि धनायन है वही अंतराकाश में फिट होता है, ऋणायन है वो अंतराकाश में फिट बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि ऋणायन की साइज़ बड़ी होने के कारण वो अंतराकाश में ईजिली नहीं समा पाते। इसलिए इनमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, क्योंकि धनायन ही अंतराकाश में फिट होते हैं। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉटकी फ्रेंकल दोष में अंतर पूछा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं, चालक अर्धचालक कुचालक के बारे में पूछा जाता है, बीसीसी और सरल घनीय की संकुलन दक्षता के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।